आज अपन बात करेंगे, क्योंकि आप सब लोग स्नातक होकर के स्नातकोत्तर में आ गए और स्नातकोत्तर से फिर आगे जाके शोध की तरफ आगे बढ़ेंगे। देश दुनिया में हर तरीके के शोध का बड़ा महत्व है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कोरोना को लेकर के लगातार सब यूनिवर्सिटियां शोध कर रही हो, चाहे किसी और चीज को लेकर के शोध है, वहीं पर साहित्य का शोध भी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि ये लोगों को समाज और सांस्कृतिक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है, या फिर हम कहें कि भावनात्मक रूप से परिवर्तन होता है, कुछ जगह मनोवैज्ञानिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, इन सब परिवर्तनों को साहित्य में जोड़ते हैं। अब साहित्य में अगर अपन इनको सबको जोड़ेंगे, लोगों की पीड़ाओं को उसमें देखेंगे और उस पर अपने विश्लेषणात्मक टिप्पणियां देंगे, तो निश्चित रूप से साहित्य बहुत उपयोगी हो रहा है, होता है। आज के तारीख में भी जब सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में अच्छा साहित्य या बुरा साहित्य, दोनों तरीके का साहित्य वेबसाइट्स के सर्वे से पता चल रहा है कि भारत में देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो उनका कम हो रहा है। साहित्य हमेशा विवेचन करता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जब आप शोध की ओर अग्रसर होंगे तो कुछ चीजें आपको सीख लेनी चाहिए कि शोध में किस किस तरह की जरूरत पड़ती है। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट, इस पे अपन बात करेंगे। इसके और ज्यादा विषय वस्तु और शोध की प्रक्रिया को लेकर के अपन बात नहीं करेंगे कि जब हम शोध कर चुके हैं तो शोध कर चुकने के बाद जिस रूप में हमें वो ग्रंथ प्रस्तुत करना है, वो थीसिस हमारी प्रस्तुत करनी है, वो किस तरह से होना चाहिए। कुछ पैरामीटर्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, उसी के माध्यम से और फिर वर्ड फाइल में किस तरीके से अपन उन सब चीजों को कर सकते हैं, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। ये देख रहे हैं आप लोग डिजिटेशन, ये सामने से देखेंगे, फिर आप इसकी साइज को देखने इधर से, और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक कवर पेज डिजाइन किया गया है, जिसमें लोगो लगाया गया है, ऊपर किस विषय पर शोध किया जा रहा है वो सब लिखा गया है। ये शोध प्रबंध तैयार किया गया है, इसे हम कहते हैं लघु शोध प्रबंध। सामान्यतः ये एमए के विद्यार्थियों द्वारा करवाया जाता है या फिर एमफिल के विद्यार्थियों से करवाया जाता है, क्योंकि आजकल अब एमफिल मुश्किल ही है, बंद हो गई है यूजीसी से, तो आगे संभावनाएं नहीं है, तो एमए के विद्यार्थी ही लघु शोध प्रबंध करेंगे। यहां अब पीएचडी की एक थीसिस आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं, ये इसका आकार प्रकार देख करके आप देख सकते हैं, ये है शोध प्रबंध। ये जो था वो लघु शोध प्रबंध था और ये शोध प्रबंध है। दोनों के आकार को आप देखें एक बार तो दोनों में फर्क है। सामान्यतः लघु शोध प्रबंध 80 पेज के आसपास का हो सकता है, लगभग 10-5 ऊपर नीचे हो सकता है, और उसी प्रकार जो पीएचडी के लिए जो शोध प्रबंध होता है वो 200 पेज का, 190 पेज का या इससे अधिक का भी हो सकता है। बहुत कई बार ऐसे भी होते हैं जब 500-600 पेज के भी पीएचडी की थीसिस जमा हुई हैं, और उसी के अनुसार उनका इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। ये जो कलर आप लोगों ने देखा है, ये कलर अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों के अनुसार होता है। कभी कई विश्वविद्यालय में इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में ही ये मैरून कलर के कवर वाली भी थीसिस जमा है, और ये इस तरह के कलर वाली भी जमा है, और ये एक ब्लू कलर की भी जमा हुई है। तो ये सब चीजें, अगर कलर कॉम्बिनेशन यहाँ रिस्ट्रिक्शन होता तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसा होता है जहां पर विज्ञान के लिए स्काई ब्लू कलर निर्धारित कर रखा है, और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के लिए मैरून कलर बना रखा है, मैनेजमेंट वालों के लिए या कॉमर्स वालों के लिए ब्लैक कलर बना रखा है।
उसका कारण होता है, ताकि वहां जहां भी इनका संधारण किया जाता है, मूल्यांकन करवाया जाता है, तो आसानी से इसे पकड़ा जा सके कलर के माध्यम से कि इस विषय की थीसिस यहाँ रखी है और इस विषय की थीसिस यहाँ रखी है। इस तरह का अपना यहाँ नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। तो कई चीजें आप लोगों को इसमें देखने को मिली कि किस तरह से इनका कवर पेज को लेकर के, और दूसरा इसके पेज की संख्या को लेकर के हमें क्या क्या करना चाहिए। ये लघु शोध प्रबंध का आकार प्रकार देखने के बाद मैं आपके साथ अब किस तरीके से अपन को कार्रवाई करनी है उस पर आता हूं कि इसका जो पैरामीटर्स है वो किस तरीके का होता है, वो मैं आपको शेयर करता हूं। आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर किसी के पास अपना लैपटॉप वगैरह है तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी थीसिस को बना पाएंगे, उसे डिजाइन कर पाएंगे। डिजाइन से तात्पर्य उसके आकार प्रकार और हर पृष्ठ की लेआउट को लेकर के है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन अलग कलर की, एक लाइन अलग कलर की, फिर दूसरे कलर की, कुछ फोटो लगवा दिए बहुत ज्यादा, या फिर अपन ने उसमें लाइनों के फॉन्ट बदल दिए हर जगह। इस तरीके का हमें नहीं करना है, यानी बहुत ज्यादा डेकोरेटिव नहीं करना है। अध्ययन की गरिमा के अनुसार जिस तरह से हम पुस्तकें पढ़ते हैं उस तरह का होना चाहिए। तो इसके लिए जो पैरामीटर्स लगभग हैं ये मोटा मोटी इसी तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इसी पर चलेंगे, कुछ आंशिक परिवर्तन संभव है। आप लोगों की स्क्रीन दिख रही है? जी आप सर, लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। पेज सेटअप की अगर अपन बात करते हैं तो थीसिस में हमेशा A4 साइज का कागज इस्तेमाल किया जाता है। तो पेज सेटअप में जब हम शुरू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कभी कभी लेटर आता है उसके अंदर, या और कोई आ सकता है उसके अंदर, लीगल पेज भी आ सकता है, लेटर भी आ सकता है, लेकिन हमें सेटिंग करनी है A4 साइज की। ये जो कागज होता है ये A4 साइज का होता है थीसिस के अंदर। इससे बड़ी आकार के कागज को इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना, छोटे आकार के कागज को इस्तेमाल किया जाता है। मार्जिन्स पर अगर अपन बात करें तो मार्जिन को लेफ्ट में लगभग 1.5 इंच का मार्जिन रखा जाता है, क्योंकि वो बाइंडिंग में कुछ पेपर कटिंग को लेकर के, बाइंडिंग में सिलाई को लेकर के हमें स्पेस देना होता है। इसी तरीके से राइट हैंड पर जहां से पेज को खोला जाता है वहां 1.25 इंच का किया जाता है, और अपर और डाउन में 1-1 इंच का मार्जिन रखना चाहिए। इसमें अगर सेंटीमीटर में इस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, 1 इंच बराबर 2.25 सेंटीमीटर होता है, 2.25 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे में 1.5 इंच का मतलब हो गया 3.81 सेंटीमीटर, और 1 इंच का मतलब हो गया 2.54 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर्स इसका होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग पैरामीटर्स किस तरह से होना चाहिए? यदि आप इसको देखें थीसिस को तो देखिए आपको पेज साइज दिख रहा होगा। तो ये जो मार्जिन है ये बाइंडिंग में जाता है, इसलिए यहां पर ऐसा होना चाहिए, और इधर इधर ये मार्जिन कम रखा जा सकता है। तो ये इसीलिए मार्जिन सेट किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी सुखराम ने जो मुझे भेजा है, अब उनकी समस्या ये आ रही है कि उन्होंने पेज सेटअप किया। अब आप देख रहे होंगे ये एक सैंपल है आपके सामने कि सामाजिक चेतना का परिचयात्मक स्वरूप, और ये दोनों तरफ से जगह इतनी चली गई है और बीच में इतना इतना रह गया। ये सुखराम जी कहते हैं कि साहब आपके बताए अनुसार मार्जिन मैंने सेट किया था, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस पेज का आप पेज लेआउट ये देखेंगे, और पेज लेआउट में जब अंदर आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा। इन्होंने देखिए पहले तो आप पेपर देख लीजिए, पेपर अभी भी इन्होंने लेटर यूज कर रखा है। लेटर की जगह हमें A4 साइज का पेपर यूज करना है। ये A4 साइज चेंज हो गया है, दिख रहा है कि आप लोगों को जो चेंज हो रहा है वो भी दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। ठीक है, A4 साइज आप यहां करेंगे। A4 साइज के बाद आप मार्जिन पर आएंगे। मार्जिन में यहां पर ये जो निशान दे रखा है ऊपर, ये इंच का निशान है, यहां सेंटीमीटर भी हो सकता है।
सामान्यतः सुविधा के लिए इसे रूलर को इंच में काम में लिया जाता है, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट किसी के सिस्टम में सेंटीमीटर हो तो आप उस यूनिट को बदल सकते हैं, इंच में भी बदल सकते हैं, और आपको यदि सेंटीमीटर में सुविधा रहती है तो आप उसे सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। ये अलग जगह एक ऑप्शन मिलता है जहां से आप कर सकते हैं। फिलहाल आप ये मानिए कि ये जो मार्जिन है अब लेफ्ट में एक कर रखा है, बॉटम पर भी एक कर रखा है, राइट में भी एक कर रखा है, जबकि मैंने बताया था कि लेफ्ट में हमें 1.5 करना है, तो ये 1.5 परिवर्तित हो गया है, 1.5 हो गया है, और राइट में ये 1.2 हो गया है, और इसे जब अपन ओके करके अप्लाई करते हैं तो ये स्थिति इनकी हो जाती है। अब लगी रहा है कि ये तो बिल्कुल इतना सा सारा कागज ही खाली चला गया और इतना सा ही कैसे लिखा गया है। ऐसी स्थिति में यदि हम यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कुछ और गलतियां कर रखी है। और गलती क्या कर रखी है? पेज सेटअप के साथ साथ यदि आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद में मैंने आधे पेज को सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूं, राइट माउस का राइट क्लिक आपको करना है। माउस का राइट क्लिक किया, यहां से पैराग्राफ पर आप गए। पैराग्राफ पर जब आपने देखा तो आप यहां देख रहे होंगे जहां माउस मेरा चल रहा है लेफ्ट एंड राइट, यहां पर कुछ वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज बहुत ज्यादा इनकी सेट हो रखी है, इस वजह से इनका सारा का सारा पेज बीच में से चला गया है। तो आपको यहां पर 0 करना है और इधर भी आपको 0 करना है, ठीक है। और ये लाइन स्पेसिंग में 1.5, इसे लाइन स्पेस कहा जाता है, यानी ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में कितना स्पेस रहना है। ये सिंगल भी हो सकता है, जैसे पुस्तकें वगैरह होती है उसमें सिंगल होता है, थीसिस में 1.5 होता है, और उससे अगर कोई और तरीके की पुस्तकें तैयार की जाती है बच्चों की तो उसमें डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें 1.5 करना है। ये नीचे की जो वैल्यू है स्पेसिंग को लेकर के ये भी 0 रहनी है, ऊपर की ये जो वैल्यू है ये भी 0 रहनी है। आप लोग को दिख रहा है बराबर? इसे आप ओके कर देंगे तो ओके करते ही जो सुखराम जी ने मुझे भेजा था वो अब एकदम सही हो गया है, यानी कि 1.5 इंच लेफ्ट में है इस समय ये इधर वाले में, और राइट में 1 इंच है, ऊपर भी 1 इंच है। रख दो इसे, बाद में कर दो, ला इधर लाओ। उसी समय क्यों नहीं करवा? अब ये जो मैंने चूंकि इसे सेलेक्ट करके लिया था इसलिए नीचे वाला पेज सेटअप अभी वैसे की पेज सेटअप का जो नीचे का जो दिख रहा है वो अलग दिख रहा है, और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो अलग दिख रहा है। सुखराम, आपको समस्या आपकी समझ में आई? आपने क्या समस्या कर रखी थी? आपको अब इसे करना है तो आपको सीधा सीधा पूरी आपकी जो फाइल है उसे यदि आप सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ, कंट्रोल ए दबा देंगे तो ये पूरी फाइल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी कंट्रोल ए दबाने से। और जब कंट्रोल ए जब आप दबा देंगे तो ऐसी स्थिति में आप वापस पैराग्राफ पर जाएंगे तो आपका जो पेज एक्स्ट्रा इधर से उधर छूट रहा था वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर जाकर के वापस पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर आप 1.5 का स्पेसिंग ओके कर देंगे तो आपका जितना भी ये सब कुछ बीच में आ रहा था वो सब का सब स्वतः ही अपने आप साइड में चला जाएगा। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लेफ्ट में 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ने पर पूरा का पूरा कागज आधा ही हो गया है। दिख रहा है? पेज सेटअप के रिगार्डिंग किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। पेज सेटअप समझ में आया आप लोगों को? जी सर। दूसरी समस्या जो आपके इसमें दिख रही है, देखिए कुछ लाइन आगे तक जा रही है, कुछ लाइन पीछे रह रही है, कुछ लाइन छोटी रह रही है, इसलिए फिर आपको इसे कंट्रोल ए कर लीजिए, इसे पूरे पेज पर हो जाएगा।
लेकिन जब आप शुरू के पेजों में लेफ्ट राइट की सेटिंग कर चुके हो तो ऐसी स्थिति में आपको कंट्रोल ए को यूज नहीं करना है। ध्यान रखना, उस समय आपको जो सही करना है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे को बार बार करेंगे। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये जो होम पर ये फॉन्ट वगैरह दिख रहे हैं, वहां पर ये 4 दिख रहे होंगे। एक लेफ्ट का है, एक राइट का है, एक सेंटर का है और एक ये जस्टिफाइड है। इसे दबाते ही सही हो गया। दिखा आपको कुछ? लाइन एकदम सीध में आ गई, लेफ्ट की और राइट की दोनों। इसे कंट्रोल जे से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको कंट्रोल जे याद नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में आप ऊपर से जो मीनू में ऑप्शन दे रखा है वहां इसे जस्टिफाइड कर देंगे। वहां लेफ्ट राइट या सेंटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लेफ्ट राइट कर देंगे तो राइट में होते ही ये ऐसा हो जाएगा जो आपको दिख रहा है। सेंटर में करेंगे तो ये लाइनें ऐसी हो जाएंगी और राइट में करेंगे तो ये लाइनें ऐसी हो जाएंगी। पैराग्राफ कभी भी ऐसा नहीं होता है। खाली आपके शीर्षक या शुरू में जो नाम दिए जाते हैं उन्हीं को या तो कंप्लीट लेफ्ट में करा जाता है, कंप्लीट राइट में किया जाता है या सेंटर में किया जा सकता है। लेकिन पैराग्राफ को कंप्लीट लेफ्ट में नहीं किया जाता है। पैराग्राफ हमेशा इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल जस्टिफाइड करके, या जस्टिफाइड से बिल्कुल लाइन में आपका हो जाता है। तो मैं अगर आपका, अब आप ऊपर के में नीचे के में फर्क देख लीजिए। नीचे की लाइनें अभी भी आपकी अस्त व्यस्त है, कोई लाइन छोटी है कोई लाइन बड़ी है। जबकि ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं, जो मैंने फोंट का कलर आपको बदल के बता देता हूं, ये जो फोंट का कलर है, इस लाल कलर के फोंट में आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ के जो लाइनें हैं वो एकदम सीध में हैं, अक्षर शब्द वहां तक पहुंचे हुए हैं। जबकि इससे नीचे वाले अगर आप देखेंगे ब्लैक वाले में, तो यहाँ ये लाइन छोटी हो रही है, कोई जगह लाइन बड़ी हो रही है। इस तरीके से सुंदरता नहीं बढ़ती है। किसी भी चीज को जब अपन कार्य करते हैं तो हर कार्य में सुंदरता या अच्छाई देखते हैं। भोजन बनाते हैं तो डिलीशियस होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। और अपन वस्त्र आभूषण वगैरह धारण करते हैं तो सुंदर होना चाहिए। यदि हम लेखनी चलाते हैं तो सुंदर होनी चाहिए। तो फिर जब हम लघु शोध या शोध प्रबंध लिखते हैं तो वो सुंदर क्यों नहीं होना चाहिए? उसे भी सुंदर होना चाहिए। सुंदर होना सबका हक है, तो इसे भी सुंदर होना चाहिए। सुंदर बनाना है आपको, तो इसी तरीके से स्पेस सेटअप को यहां से सेट करेंगे। अगर आप इसे कंट्रोल ए कर देंगे तो ये पेज सेटअप सारा एकदम लाइन टू लाइन प्रॉपर आ जाएगा। यहां तक कि इस तरीके से आप अपने आप को मैनेज करें कि आपको पेज सेटअप में किस तरीके से कहां कहां रखना है। यहीं पर मैं आपको दूसरी आपकी जो समस्या है वो भी मैं बता देता हूं कि ये जो स्पेस पैराग्राफ हमेशा शुरू किया जाता है, पैराग्राफ जहां से भी शुरू किया जाता है वहां सिर्फ सिंगल टैप या डबल टैप के काम में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आधी लाइन के बाद से शुरू कर रहे हैं, कोई चौथाई लाइन के बाद से शुरू कर रहे हैं। देखिए इसका जो ऊपर वाली लाइन को देखेंगे आप, यहाँ मैंने इसको रेड कर दिया है, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पर भी मैं इसको अभी दूसरे कलर में बदल देता हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा। ये येलो कर देता हूँ, ठीक है। येलो दिखेगा नहीं वहां से, तो इसको ब्लू कर दिया, ओके। अब आप देखिए इन दोनों को एक, हर चीज में क्या होता है, एक सिस्टम होना चाहिए। यदि हमारे दोनों हाथ की अंगुलियों के साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाए तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अगर इसकी अंगुली तर्जनी है तो दोनों बराबर होनी चाहिए ना। ऐसे ही हर चीज में। तो यहाँ पर जब ऊपर से हम शुरू करते हैं तो नीचे तक आते हैं, तो ये देखिए इस समय नीचे का जो है वो उससे दूर चला गया है, तो उसको इधर खींचना पड़ेगा। तो आपको करना यह है, सबसे पहले इसे कंप्लीट इधर खींच लीजिए और कंप्लीट इधर लेने के बाद, बैक स्पेस से कंप्लीट इधर लेने के बाद इसे सिर्फ एक टैब या दो टैब, लास्ट 2 टैब्स या 1 टैब, टैब आपका लेफ्ट में होता है कीबोर्ड में, उसे आपको यूज करना है, TAB। तो एक टैब या 2 टैब, इससे ज्यादा का स्पेस पैराग्राफ की शुरुआत में आपको
नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम इस लाइन को ले आते हैं, ये लाइन भी ला करके यहाँ रोक दी। अब अगर अपन ऊपर से नीचे तक कर्सर को लेके जाते हैं तो कर्सर एकदम सूत में जा रहा है, पूरी लाइन पे जा रहा है जहां उसे जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? क्लियर हुआ? अब आगे मैं बात करता हूं, कोई संशय हो तो बताइए। साथ के साथ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कहीं भी संशय आ रहा हो तो, क्योंकि लास्ट तक क्वेश्चन फिर रहे ना रहे, शंकाएं साथ के साथ क्लियर हो जाएगी। बढ़िया। सर हाँ सर एक बार पैराग्राफ वाला वापस बताइए। पैराग्राफ वाला वापस बताएं। देखिए, कोई भी पैराग्राफ जब आप बनाते हैं तो पैराग्राफ में टाइप करने के बाद में आपको करना यह है कि टाइप करने, जब पूरा पैराग्राफ आपका टाइप हो जाए तो एक बात तो ये ध्यान रखना है कि उसे लेफ्ट, सेंटर या राइट के सेटअप में सेट नहीं करना है, उसे पैराग्राफ को जस्टिफाइड वाले सेटअप में सेट करना है। पहला काम तो ये। तो ये ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा जहां मेरा माउस चल रहा है और इस समय येलो कलर वो दिख रहा है, वो जस्टिफाइड है, उस पर क्लिक करना है और सारी लाइनें दोनों तरफ से, यदि इस तरफ से ये अगर हम कोई सूत डालें तो एकदम सीधा होना चाहिए, उसी तरीके से राइट हैंड पे भी अगर कोई हम सूत डालें तो एकदम सीधा होना चाहिए। ये जब भी होगा जब हम कंट्रोल जे का यूज करेंगे या हम ऊपर ये जो दिख रहे हैं मीनू, उसमें किसी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां क्लिक करने से ठीक हो जाता है। उसके बाद में पैराग्राफ को अपने यहाँ जो भारतीय परंपरा है, वेस्टर्न कंट्रीज में पैराग्राफ को शुरू से शुरू करते हैं, जबकि अपने ये भी एक पैटर्न चलता है, लेकिन सामान्यतः अपने यहाँ जो पैटर्न चलता है, पैराग्राफ में शुरू में थोड़ा सा स्थान खाली छोड़ देते हैं। जो थोड़ा सा स्थान खाली हमें छोड़ना है वो TAB से, स्पेस से नहीं करना है। स्पेस से करने पर किसी में हम 4 बार दबा देंगे स्पेस, किसी में 5 बार दबा देंगे तो हमें याद नहीं रहता है। ऐसे में टैब से यूज करना है TAB। तो सिंगल टैप दे सकते हैं या अधिकतम डबल टैप दे सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर स्पेस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पैराग्राफ तैयार किया जाता है। समझ गए? अब थीसिस में देखिए, मार्जिन को आप लोग समझ गए, पेज सेटअप को लेकर के कोई द्वंद्व हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में एक फ्रेम इस तरीके का मोटा मोटी अपन तैयार करते हैं कि जो कवर पेज का टाइटल होता है, कवर पेज का टाइटल वो लगभग, अगर अपन यूनिकोड इस्तेमाल करते हैं, कोकिला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कवर पेज का फ़ॉन्ट साइज है वो 30 होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए। वहीं देवलिस में, कृति में अगर उसे हम काम में लेते हैं तो वो 28 हो सकता है, क्योंकि देवलिस थोड़ा सा ज्यादा मोटा दिखता है अपीयरेंस में। तो कोकिला की तुलना में कोकिला यदि 30 का है तो उसी के समान दिखेगा 28 में कृति। तो दोनों का जो वेरिएशन हमने यहाँ क्लियर कर दिया है। यदि आप इसे देखेंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज आपको लेनी चाहिए, और यदि आप इसे देखते हैं तो देवलिस फ़ॉन्ट में अगर आप लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये नीचे की साइज आपको लेनी चाहिए। और ये जो सामने दिख रहा है कितना बड़ा ये अक्षर होगा, यदि हम 30 फ़ॉन्ट लेंगे तो ये साइज में दिखेगा, और 25 फ़ॉन्ट लेंगे तो ये साइज में दिखेगा। यानी जो भी टाइटल है उन सबको हमें बोल्ड करना होता है, जबकि हमें प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, जितना भी रनिंग मैटर है अंदर, उसे बोल्ड नहीं करना है। अगर हम आपसे असाइनमेंट भी बनाएं, जो प्रीवियस के विद्यार्थी हैं और वो तैयार करते हैं, तो असाइनमेंट में भी यही सारी चीजों को फॉलो किया जाना चाहिए। अर्थात पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह का आपको टाइप करके कुछ तैयार करना है तो उनमें इन पैरामीटर्स को आपको यूज करना है हर हाल में। तो 3-4 तरीके के आपको टाइटल बता दिए। एक तो कवर पेज का जो टाइटल हो गया, जो मेन थीसिस का टाइटल है, फिर वहां आने वाले नाम हो गए, फिर उसके बाद में अंदर प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय का फ़ॉन्ट हो गया, और उसके बाद में टाइटल और सब टाइटल। तो ये सब चीजें निर्धारित, इनसे कोई पेज की आवश्यकता अनुसार हो सकता है एक आध फ़ॉन्ट ऊपर नीचे हो जाए, 30 की जगह 31, 32, 35 हो जाए, या 28, 29 हो जाए। अगर बहुत बड़ी लाइन है तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा टाइटल है
और वो पेज से बाहर जा रहा है तो बदला जा सकता है, बहुत आंशिक, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। ये जो गाइडलाइन है ये प्रॉपर उसी तरीके से काम में ली जानी चाहिए। तो मैं अब आप इसको किस तरीके से हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये दूसरी हमारे पास है ये साक्षी की, जिसमें ये जो फ़ॉन्ट साइज है आप देखेंगे ऊपर ये 29-30 के आसपास है। मन्नु भंडारी कृत आपका बंटी में चित्रित बाल मनोविज्ञान, ये सबसे मोटा फ़ॉन्ट होता है पूरी थीसिस में। इससे ज्यादा बड़ा फ़ॉन्ट किसी का भी नहीं होता है। जो उस शोध का शीर्षक होता है वही सबसे बड़ा फ़ॉन्ट वाला होता है। उसके बाद में आप इसे नीचे करेंगे तो 20 और 18 फ़ॉन्ट में अपन बात करेंगे, या तो 18 का होना चाहिए या 20 का होना चाहिए। लोगो आप लोगों ने लगाना ही है। सुखराम ने 3 बार मुझे भेज दिया लेकिन अभी फर्स्ट पेज तैयार नहीं किया है आपने प्रॉपर तरीके से, ना लोगो आपने उपयोग किया है और ना ही इसका सेटअप तैयार किया है। तो जो भी करें, और विद्यार्थियों का भी, जिनमें कुछ लोगों ने पूरा तैयार कर दिया सेटअप, बाकी ने नहीं किया, तो वो भी इसी तरीके से आप ध्यान रखें। आपको फिर अपना यहाँ अनुसंधित्सु लिख सकते हैं, प्रस्तुतकर्ता लिख सकते हैं, शोधार्थी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। साक्षी कुमारी एमए हिंदी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र, नामांकन संख्या आपको लिखनी ही है। और ऊपर ही आपको ये लिखना ही है कि एमए चतुर्थ सत्र के षष्ठ प्रश्न पत्र के रूप में ये जमा किया गया है, ये सब ऊपर लिख दिया। उसके बाद में विभागाध्यक्ष लेफ्ट में आपने लिख दिया है, और राइट में जो भी शोध निर्देशक हैं उनका नाम आप लिख देंगे। मेरा नाम अधिकतर लोगों ने गलत लिखा है, इसलिए अपडेट कर लीजिएगा। मेरे नाम में आखिरी में एक मात्रा जरूर लगाइए, महेंद्रा, महेंद्र नहीं है। और सहायक आचार्य की जगह सह आचार्य आप लोग कर देंगे। तो इस तरह के संशोधन करते हुए इसको सेटअप बनाना है। अब क्योंकि हिंदी विभाग ऑलरेडी ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है, इसलिए दोबारा यहाँ हिंदी विभाग आपको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में ये सत्र क्या आ गया, 2021 हिंदी विभाग, मानविकी एवं भाषा पीठ, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के आगे बांदर सिंदरी अजमेर भी लिखना है, ध्यान रखिए। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर आपको लिखना है इसके साथ साथ। फिर आपको प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट निर्धारित किया हुआ है, वो आपको बता दिया गया है। और इसी प्रकार घोषणा पत्र का फॉर्मेट भी आपको बता दिया गया है। ये घोषणा पत्र में और किसी भी चीज में जो स्थान दिनांक आते हैं वो या तो नाम के एकदम दोनों साइड में चलते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में चलेगा, या फिर स्थान और दिनांक हमेशा नाम के नीचे आते हैं। सामान्यतः बराबर में लेना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया है। जैसे यहाँ से अगर अपन इसको यहाँ से उठा लें और यहाँ लगा दें तो ऐसी स्थिति में ये इधर चला जाए, और नाम नीचे वाली लाइन के बराबर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से इसे करना है। और फिर अंदर जैसे ये आपकी भूमिका है, तो मैंने आपको बताई थी कि भूमिका आपको 25 फ़ॉन्ट का होना चाहिए, 25 का 24 भी हो सकता है। तो इसी तरीके से भूमिका भी हो सकता है, प्रथम अध्याय वाला फ़ॉन्ट, द्वितीय अध्याय वाला फ़ॉन्ट, ये सारे के सारे फ़ॉन्ट इसी तरीके से चलेंगे। समझ गए आप लोग। और इन फ़ॉन्टों के साथ साथ अब ये जैसे अनुक्रमणिका है, अब ये भी वही टाइटल है, बिल्कुल छोटा कर रखा है, इसलिए इसे भी आपको 25 करना चाहिए, क्योंकि ये भी मेन टाइटल ही है। ये करने के बाद इसे आप सेंटर कर दीजिए, और सेंटर के बाद में ये जो बाकी फ़ॉन्ट हैं। अच्छा, यहाँ पर एक टाइटल और सब टाइटल की बात आती है। तो टाइटल और सब टाइटल जैसे जिसे मैंने अभी आपके सामने दिखाया बोल्ड करके, ये फ़ॉन्ट में और ये अंदर का फ़ॉन्ट है, इसमें सामान्यतः 2 का या 1 का परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि अंदर यदि 18 का है तो इसका जो टाइटल है ऊपर, रनिंग मैटर 18 का है, तो इसका ऊपर जो टाइटल है उसे 20 का किया जा सकता है। जैसे पृष्ठभूमि, ये पृष्ठभूमि यहाँ पर 20 की कर दी गई है, और यहाँ पर ये मनोविज्ञान
ये एक ऐसा शब्द है, यहाँ से जो चालू होता है ये सारा रनिंग मैटर आपका 18 फॉन्ट में है। इस तरीके से आपको फॉन्ट्स में परिवर्तन करना है। ये और खास बात ध्यान रखें, आप इसे बार बार जब आप पढ़ेंगे तो अपनी गलतियों का खुद ही सुधार करेंगे। एक बात और, जैसा कि पुस्तकों में और कुछ और जो शॉर्ट नोट्स बन के आते हैं उनमें ये लिखा रहता है कि जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं, जैसा कि हम पूर्व में देख चुके हैं, कभी भी लघु शोध प्रबंध में या शोध प्रबंध में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि आप सब चीजें स्पष्ट करने पर लगे हुए हैं, विश्लेषण करने पर लगे हुए हैं। तो किसी किताब से या कहीं से आपने देखा और ऐसा कैसा आपने लिख दिया कि जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं, ये ऐसा नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो फॉन्ट का वेरिएशन है उसे निर्धारित करना है कि कौन कौन से फॉन्ट पर आपको क्या रखना है। अब यहाँ पर एक आपको दिखा रखा है मैंने फुटनोट का फॉन्ट। देखिए फुटनोट को मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन अभी साथ के साथ ही अगर ये फॉन्ट के साइज में आ गया है तो इसे अभी कवर अपन कर लेते हैं, ठीक है। फुटनोट और एंड नोट और रेफरेंसेस, इन चीजों को भी समझ लीजिए आप। देखिए फुटनोट का तात्पर्य होता है पाद टिप्पणी, अर्थात उस पेज पर कोई भी ऐसा कोटेशन किसी के हवाले से लिखा गया है तो उसकी सत्यता बताने के लिए कि ये वास्तव में उन्होंने लिखा है, ये देना पड़ता है कि इसे फला पेज नंबर पर इस तरीके से दिया गया है, वहां से हमने ये लिया है। जैसे यहाँ पर जेम्स ड्रेवर, देखिए आपने यहाँ पर जेम्स ड्रेवर की ये कोई बात लिखी, ठीक है, कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसे जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जा सकता है। अब ये वास्तव में वहां है क्या, इसकी सत्यता के लिए आपको फुटनोट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और फुटनोट लगाना पड़ेगा तो फुटनोट का कैसे लगाना है आपको, ये जेम्स ड्रेवर किया जाता है तो कर्सर को यहाँ ले आएंगे आप। कर्सर यहाँ लाने के बाद में आप जाएंगे ऊपर रेफरेंस में। देखिए पहला होम इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस दे रखा है। रेफरेंस पे जाएंगे और रेफरेंस में इंसर्ट फुटनोट देख रखा है आपको। तो इंसर्ट फुटनोट पे आप क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, क्या हुआ, इंसर्ट फुटनोट करते ही जिस जगह हमने फुटनोट लगाया है वहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और बड़ा करता हूं, ये 1 नंबर दिख गया क्या आपको, छोटा सा 1 नंबर आ गया। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, और उसी पेज के नीचे ये लाइन खिंच गई अपने आप, और लाइन खिंचने के बाद यहाँ 1 नंबर आ गया, अपने आप आ गया है। इस जगह आपको उस किताब का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है और कितने पेज नंबर पर ये दिया गया है वो है लिखना है। ये फुटनोट तभी मान्य होता है। जैसा एक थीसिस में आपको बताता हूं, अभी एक बच्ची ने मुझे भेजी है आप लोगों में से ही, और उसने ये इस तरीके के तो दिए हैं लेकिन उसने इनकी नंबरिंग कहीं भी नहीं कर रखी। अब ये वही कहाँ लगा दिया, ये कहाँ लगा दिया, संदर्भ हर पेज के पीछे उसने लगा दिया, लेकिन पेज के पीछे लगाने के बाद में आपने ये कहीं भी नहीं बताया कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर है कहाँ पर आपके पैराग्राफ में, ये पता तो चले। एंड नोट तो दे दिया। अब जैसे इनका पहला चैप्टर चल रहा है और पहला चैप्टर चलने के बाद में आखिरी में इनका देखिएगा संदर्भ इन्होंने दिया है। हाँ जी, ये संदर्भ दे दिए हैं, संदर्भ सूची यहाँ पर दे दी। अब ये संदर्भ सूची जो आप लोग देख रहे हैं, इस संदर्भ सूची में आपने क्या क्या लिख दिया, प्रभा खेतान उपनिवेश स्त्री, स्त्री की उपेक्षिता, राधा कुमार स्त्री संघर्ष का इतिहास, वही पृष्ठ संख्या 200, पृष्ठ भी यहाँ गलत है, वही पृष्ठ संख्या 235, समकालीन स्त्री विमर्श, वही पृष्ठ संख्या 22, ये आपने लिख दिया। तो कृपया करके आप मुझे ये तो बताइए, ये शुभलता आपने किया है तो आप मुझे ये बताइए कि वही पृष्ठ संख्या आपके इस चैप्टर में कहाँ है वो लाइन, इस चैप्टर में कौन सी लाइन के लिए वही पृष्ठ संख्या लिखी है आपने।
सर ये पीडीएफ में था तो पता नहीं था, ऐसे नहीं नहीं, लिखते सिर्फ। पीडीएफ में भी आपने फुटनोट नहीं यूज किया है, आपने सिर्फ नीचे दे दिया है उसे, क्योंकि जहां से भी आपने इसे देखा है, जहां से भी आपने लिया है, वहां लेते वक्त आपने ये तो कर लिया। नकल में थोड़ी अकल की जरूरत होती है, इस्तेमाल करिए। आप चूंकि नए नए बच्चे हैं इस कार्य में, हमारा दायित्व आपको सिखाने का, और निश्चित रूप से आगे आप बहुत अच्छा लिखेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से। जी सीखेंगे सर। तो अच्छा करेंगे। तो ये जैसे आपने प्रभा खेतान उपनिवेश की स्त्री उपेक्षिता, अब आपने यहाँ तो पेज संख्या दी ही नहीं। अगर यहाँ कोई पैराग्राफ आपने उपनिवेश स्त्री और स्त्री उपेक्षिता से कोई पैराग्राफ उठाया है आपको जो अच्छा लगा, तो आपने उसका पेज नंबर यहाँ नहीं दिया, तो ये गलत हो गया ना। नीचे तो आपने पेज नंबर दे दिया, वही प्रश्न संख्या 200, वही प्रश्न संख्या 235, और यहाँ जो मूल राधा कुमार स्त्री संघर्ष का इतिहास है वहां प्रश्न संख्या नहीं दे रखी। तो इसमें दो गलतियां हैं। पहली गलती तो क्या है कि पृष्ठ संख्या दी जानी चाहिए, और दूसरी गलती क्या है, ये 1 नंबर 2 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप उस पैराग्राफ में तो शो करिए कि ये फला लाइन के लिए इस्तेमाल किया गया है संदर्भ, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो जी इसलिए सर। उसके लिए फुटनोट इस्तेमाल किया जाता है। जिस जगह आपको काम में लेना है वहां पहले फुटनोट लगाइए। अब जैसे मान लीजिए सर। आपको, हाँ मैं एक बात पूरा कर दूं, ये जैसे परिवार में आपने यहाँ पर लिखा नारी को अपने अधिकार क्षेत्र में रखने के लिए पुरुष समाज से भिन्न, पर कोटेशन कहीं पर इसमें नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी कहीं पर भी आपको आपकी अपनी जो बात है उसको कहना है सुगमता से, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले दशा के सुधार के साधन है ऐसे भी यहाँ लगा करके पहले फुटनोट वहां पर करिए। और फुटनोट का जब ये लाइन आ जाए, ऊपर भी 1 नंबर आ गया, देख लीजिए यहाँ पर भी आ गया है 1 नंबर, और यहाँ पर भी 1 नंबर आ गया। इन तो ऊपर का 1 नंबर का तात्पर्य ये है कि नीचे ये लिखा हुआ है कि ये पैराग्राफ हमने कहाँ से लिया है। समझ गए? रेफरेंस ऐसे जी लगता है। सर। और जी सर। इसी को हम एंड नोट के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नोट का मतलब है कि आपका चैप्टर जहां समाप्त हो रहा है, ये सारे फुटनोट उठ करके वहां चले जाएंगे। ये भी किया जा सकता है। तो आपने जैसे एंड नोट दिए हैं, फुटनोट नहीं दिए हैं, आपने एंड नोट दिए हैं। हर चैप्टर के बाद में आपने एंड नोट के रूप में संदर्भ दे दिया है, लेकिन उनका ये तो पता लगना चाहिए कि ये वास्तव में आया कहां से है, कौन से पैराग्राफ के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है। इसलिए आपको ये जरूरी ध्यान आपको देना है। इस तरह से अगर आपका कोई फुटनोट नहीं है तो कृपया करके आप इनको डिलीट कर दीजिए। नीचे वालों को संदर्भ में जो 8-10 आपने दे रखे हैं, यदि उनका आपको ये पता नहीं है, ये जो वही प्रसंख्या 200 235 प्रभा खेतान उपनिवेश की स्त्री उपेक्षिता, अगर आपको ये पता है कि प्रभा खेतान उपनिवेश की स्त्री उपेक्षिता का ये पैराग्राफ इस जगह लिखा हुआ है, तो कृपया वहां फुटनोट लगाइए 1 नंबर, ताकि इसे 1 नंबर से उसको देखा जा सके। यदि आपके पास ये नहीं है तो संदर्भ सूची में से ये सब डिलीट कर दीजिए, ठीक क्योंकि है अभी सर। आप लघु शोध प्रबंध लिख रहे हैं, क्योंकि वो इसी स्तर पर जांचें होनी है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर वो पीएचडी के लिए होता तो निश्चित रूप से इसके दिए बिना काम चलता नहीं, क्योंकि वो असेसमेंट होने के लिए सब जगह जाता है और अपन को सावधानी पूरा ईमानदारी से काम करना है। क्योंकि आप यहाँ फिजिकली कोई भी यहाँ नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको सिखाने की गुंजाइश जितनी वर्चुअल हो सकती है उतनी कोशिश की जा रही है। तो आपको अगर इस तरह से नहीं है तो आप कृपया इस तरह के संदर्भों का इस्तेमाल नहीं करें, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है? अब फुट नोट में जो आप टाइप करेंगे, तो वो फुट नोट में टाइप करेंगे, उस फुट नोट को आपको 10 के फॉन्ट में लेना है। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा होना चाहिए। तो फुट नोट ये इस समय ज्यादा फॉन्ट का है, तो इसे अपन 10 फॉन्ट में लेंगे, ताकि रेफरेंस हमेशा छोटे आकार के ही दिखाए जा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े इतना ही रेफरेंस होता है ये छोटे आकार में, नहीं तो फिर पता चलेगा नीचे की लाइन इतनी बड़ी हो गई, ऊपर का पैराग्राफ में कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है? तो ये फुट नोट आप लोगों को इस तरीके से लगाने हैं। इसे एंड नोट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आसानी के लिए आप फुट नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फुट नोट में यदि कोकिला में आप लेते हैं तो 12 का फॉन्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यदि आप देवलस उत्कृति में लेते हैं तो 10 से ज्यादा का फॉन्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में
अभी मैंने आपको बता दी कि स्पेस बिटवीन टू लाइंस 1.5 और होना चाहिए। जैसे कि ये जो लाइनें हैं, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ। जैसे ये 4 लाइन मैंने शुरू में ली, तो इन लाइनों के बीच का जो स्पेस है, तो ये स्पेस यदि मैं बदल लूं, तो बदलने पर मान लीजिए मैं इसे सिंगल कर देता हूं, तो सिंगल में देखिए आपको पता चल गया कुछ परिवर्तन हुआ है, एकदम ऊपर की नीचे की लाइन चिपक गई है। जबकि ये जो नीचे की लाइनें हैं, ये दूसरे कलर की मैं कर देता हूं जो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ये लाइनें नहीं चिपक रही हैं, ठीक है, सब क्लियर है आपको? तो ये लाइनें सारी की सारी जो ब्लू कलर की है, उनमें 1.5 का स्पेस है, ऊपर सिंगल का स्पेस है, ठीक है। आपको थीसिस में 1.5 का लाइन स्पेस रखना है, जो पैराग्राफ में से जाके आपको सेट करना है, समझ गए? प्रत्येक पैराग्राफ के शुरुआत में एक टेप देना है, अपन बात कर चुके हैं। अब बहुत ज्यादा कुछ गलतियां आप लोगों ने संदर्भ ग्रंथ सूचियों में भी की है। संदर्भ ग्रंथ सूची आपका इस्तेमाल आगे होगा। अच्छा, एक पेज नंबर और इंसर्ट टेबल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने पेज नंबर, जिनकी भी मेरे पास आई है, किसी ने भी अपनी पेज नंबर नहीं कर रखी थी। ये पेज नंबर यहाँ होता है। पेज नंबर के लिए आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद में एकदम इधर आ जाइए, यहाँ आपको पेज नंबर दिख जाएगा, और पेज नंबर से कौन सा आपको सिलेक्शन करना है, पेज नंबर 2, 3, 4, 5 का जो भी सेटअप है आपको वो लगाना है। देखिए ये पेज नंबर आ गया है। पेज नंबर आप ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी दे सकते हैं। तो ये बॉटम ऑफ द पेज पर पेज नंबर दे दिया गया है। ये बॉटम ऑफ द पेज पर पेज नंबर जब आप देते हैं, तो ये सारे के सारे बॉटम ऑफ द पेज पर ये 10 नंबर 11 नंबर के पेज की सीक्वेंसिंग यहाँ साथ साथ चल जाएगी, जो कि आप लोगों को बतानी है। बस सर बैठिए आप, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बस क्लास में बैठिए आप। बैठिए सर, बैठिए, मैं आता हूँ बस थोड़ी देर। तो इस तरीके से आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। कभी कभी अपन को ऐसा लगता है कि हमें किसी जगह टेबल पे इंसर्ट करनी है और कुछ और उसमें टेबल कंटेंट देने हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ जितना आपको रो लेनी है, जितना टेबल लेना है, उतना आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसे बढ़ाने के लिए आप चाहें तो इधर से एक मारेंगे एंटर, तो नीचे एक लाइन और खिंच जाएगी, फिर यहाँ पर एंटर मारेंगे तो एक लाइन और खिंच जाएगी। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं सब चीजों को लेकर के। तो अब टेबल के बाद में और पेज नंबरिंग के बाद में आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से हमें जो संदर्भ ग्रंथ की सूची आखिरी में जो दी जाती है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि लघु शोध प्रबंध में संदर्भ ग्रंथ सूची लगभग 30 से 50 पुस्तकें होनी चाहिए, अच्छा माना जाता है उसे। और शोध प्रबंध यदि पीएचडी के लिए तैयार किया गया है, तो उसमें 250 से 300 की सूची होती है। अब वो कैसे होती है, उसके अंदर क्या क्या दिया जाता है कि शुरुआत में आधार ग्रंथ दिए जाते हैं, आधार ग्रंथ के बाद में आलोचनात्मक या समीक्षात्मक पुस्तकें दी जाती है, और समीक्षात्मक पुस्तकों के बाद में क्या दिया जाता है, कुछ जो शब्दकोश वगैरह है उसे दिया जाता है। और शब्दकोश के बाद में आजकल वेबसाइट से भी हम सोर्सेज लेते हैं, तो कुछ वेबसाइट के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। उनका क्या पैटर्न होता है कि एक तो सबसे पहले लेखक का उपनाम होना चाहिए, सरनेम। सरनेम मतलब समझ गए आप, जैसे मेरा कोई आता है तो सबसे पहले आप महेंद्र लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद में लेखक का नाम आप लोगों को देना है, और लेखक के नाम के बाद पुस्तक का नाम देना है, पुस्तक के नाम के बाद प्रकाशन कौन से साल में हुआ था वह देना है, प्रकाशक कौन था, प्रकाशक का पता क्या है, और ये सब चीजें उसके साथ साथ आपको देनी है। और खास बात ये रखनी है कि इसमें आपको
हिंदी वर्ण क्रम का ध्यान रखना है। यानी कि आधार ग्रंथ के 20 ग्रंथ लिए तो 20 ग्रंथ में भी पहले ए आ ई ई, फिर क ख ग घ न, इस तरह का आपको ध्यान देना है। फिर समीक्षात्मक पुस्तक अगर 150 है तो उसमें भी इसी तरीके का आपको ध्यान रखना है। तो आधार ग्रंथ, आलोचनात्मक या सहायक ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं, शब्दकोश, वेबसाइट आदि के रेफरेंस के रूप में अपन काम में ले सकते हैं। मैं आपको कुछ इस तरीके के संदर्भ भी बताता हूं। जैसे ये एक संदर्भ सूची है, ये सामान्यतः जो उनके साथ साथ अटैच करते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची एजुकेशन में, छोटी किताबों में या फिर सिनॉप्सिस वगैरह में, तो उसमें 40-50 या कुछ किताबें इस तरीके से वही अल्फाबेटिकल अरेंज करके, इस समय आशोपापुर समदास, आदिकाल की भूमिका, सूर्य प्रकाश मंदिर बीकानेर 1973, इस तरीके का ये प्रकाशन की पूरी लिस्ट बनाई जाती है। और यदि थोड़ा सा बड़ा अपन इसे देखते हैं क्रम वाइज में, तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो जिन्होंने अभी इसको तैयार कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, अभी अपडेट हो रही है ये लिस्ट, और इसमें किस किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है ये आपको देख लेना चाहिए ताकि समझ क्लियर हो जाए। संदर्भ ग्रंथ सूची, अब इसमें मूल ग्रंथ, इसे आधार ग्रंथ भी कहते हैं। ये कोई संत साहित्य पर किसी का काम था तो उसमें ऋग्वेद यजुर्वेद वगैरह का इनका उन्होंने रेफरेंस दिया है आधार ग्रंथ के रूप में। अगर आप आज के तारीख में महिला विमर्श को, सामाजिक विमर्श को इनको देते हैं तो वहां पर इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, लेकिन अगर कुछ जगह इनमें आपको मिलता है तो वो देना है आपको। और उसके बाद में इन्होंने समीक्षात्मक ग्रंथ लिए हैं जो मूल ग्रंथ है, जैसे कबीर, नानक वाणी, दादू वाणी, ये मूल ग्रंथ है, आधार ग्रंथ है, इस पर टिप्पणियां नहीं है, तो ये आधार ग्रंथ के रूप में लिया है। फिर आलोचनात्मक ग्रंथ में यदि इस्तेमाल किया गया तो साहित्य और समीक्षा, कबीर की विचारधारा, ये सब बाद में परिवर्तित जो है किया गया है। तो इस तरीके के रेफरेंसेस आपको लगाने हैं, और इन रेफरेंसेस के बाद में आप देख पाएंगे कि इस तरीके से पुस्तकों के बाद में इतिहास ग्रंथ भी इस्तेमाल किए गए हैं, उनको भी अलग टाइटल दिया गया है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वगैरह। ये अभी जो सरनेम वगैरह पहले हैं इस तरह का अल्टरेशन करने की इसमें आवश्यकता है, किया जाना चाहिए, लेकिन एक कलेक्शन इनके पास हो गया है इतनी पुस्तकों का, तो उसी के हिसाब से इनको रेफरेंस बनाना है। पत्र पत्रिकाएं और कोश वगैरह यहाँ दिए गए, शब्दकोश वगैरह दे दिए, और वेबसाइट वगैरह। इस तरीके से आपको सारा कुछ अपडेट अपनी थीसिस में करना है। तो ये आपका जैसे पहली पाठशाला होती है उस तरीके का है लघु शोध प्रबंध। जब आप लघु शोध प्रबंध को बेहतर तरीके से बनाना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आप पीएचडी में बहुत आसानी से सारे कामों को कर पाएंगे। अब आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। सर, हाँ बोलिए। सर अगर हम फुट नोट नहीं देकर लास्ट में संदर्भ ग्रंथ लिख सकते हैं क्या सर? क्योंकि सर ये सारा मैटर अभी डिजिटेशन में आप आखिरी में ही संदर्भ ग्रंथ लिख दीजिए, फुटनोट का नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं है जी सर। आखिरी में संदर्भ ग्रंथ हर चैप्टर के आखिरी में मत लिखना, लास्ट में लिख दीजिए पूरी किताबें, और पूरी किताबों का जो मैंने क्रम आपको दिया है उसी क्रम से वर्ण क्रमानुसार जमा करके आपको देना है। फुटनोट का भी नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं जी सर। लेकिन आगे आपको ध्यान रखिएगा इस तरीके की चीजें करनी चाहिए, और सिर्फ नंबर के लिए नहीं, सीखने के लिए। दूसरा, आज से 5 साल 10 साल बाद कहीं साक्षात्कार में आप जाते हैं और साक्षात्कार में इस तरह की डिजिटेशन को इंटरव्यू में अपना दिखाते हैं कि हमने इस तरह के लघु शोध प्रबंध किया है, और जब वो देखते हैं तो अगर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है तो बहुत अच्छा प्रभाव जाता है, और आपने अगर उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है तो अच्छा प्रभाव नहीं जाता है। पीएचडी की थीसिस इसीलिए साथ में लेके जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। अब उसमें अगर कुछ गड़बड़ कर रखी है तो उस समय मन दुख पाता है कि उस समय अगर हम थोड़ा सा और पढ़ लिए होते पहले, या कुछ और इसका संशोधन कर लिया होता, तो आज इंटरव्यू के टाइम पे हमें ये नहीं सुनना पड़ता। ये इसलिए जितना बेहतर हो सके, जितना बेस्ट आप कर सके उतना बेस्ट करिए। जी सर। अब किसी की अगर जिज्ञासा रह गई हो तो बताएं, नहीं तो फिर
आज की क्लास यहीं समाप्त करें। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने फुट नोट की जो नंबरिंग है ना सर, वो पंक्ति के पहले दे दी सर। तो पंक्ति के पहले दे दी? कहाँ? आज जैसे जैसे पंक्ति चालू हो रही है वहां से पहले दे दी एक नंबरिंग। आप बता रहे नहीं, हो सर अंत में देने के लिए। हाँ, जिस जगह से अपन को लिया है ना, शुरुआत में नहीं लगाना होता है फुटनोट को। शुरुआत में जहां ले, या तो कोई उदाहरण जहां खत्म हो रहा है वहां लगाना होता है, वहां लगाइए। उदाहरण जहां खत्म हो रहा है वहां लगाइए। ठीक ठीक है सर। अच्छा, एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों को भी कुछ समझ में आई बातें, या फिर लॉगिन करके ही चले गए हैं? किसी ने सुना तो है, या यस आगे सर, आपके थोड़ी लिए देर कहीं उपयोगी रहेगा? स्टेप सुना है। यस सर, आई है। क्योंकि अब 4th सेमेस्टर में आप लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो पहले से ही आप लोग तैयार रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी सर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग सब संशोधन करके वापस भेजेंगे अपने अपने थीसिस।